नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के विषय में मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र में कल विधानसभा के वोट डाले जाएंगे और इससे पहले यानी कि 18 नवंबर कल राहुल गांधी अचानक महाराष्ट्र पहुंचते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में एक नारा दे रहे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये राहुल गांधी, जिसको लोग पप्पू भी बोलते हैं और बाला साहब ठाकरे इसको पोपट बोला करते थे कि ये पप्पू पोपट वाले कार्य करता है, तो महाराष्ट्र की धरती पर इसने कल पोपट वाला कार्य भी कर दिया। उस नारे का मजाक बनाया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसका वर्जन इतना व्यापक है इस नारे का, कोई समाज, कोई देश और वहां की जनता जब एक रहेगी तो निश्चित ही सेफ रहेगी। लेकिन पप्पू साहब ने यानी राहुल गांधी विंची ने इस नारे का ऐसा मजाक बनाया, एक तिजोरी सेफ नुमा लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तिजोरी को खोलकर यह बताया कि यह सेफ है। जैसे अलमारी को सेफ भी बोला करते हैं जो गोदरेज वगैरह की आती हैं। तो उसमें से दो पोस्टर निकालता है, एक अडानी के साथ और एक तिजोरी का। तो जो अडानी के साथ पोस्टर निकालता है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो लगी होती है। एक तरफ अडानी होते हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी होते हैं। तो पप्पू पोपट वाला कार्य करता है, दोनों पोस्टर दोनों हाथ में लेकर लहराता है और बताता है कि प्रधानमंत्री और अडानी एक हैं, महाराष्ट्र की जनता को धोखा दे रहे हैं। जो धारावी स्लम स्पॉट है महाराष्ट्र का, मुंबई का, उसका टेंडर उद्धव ठाकरे ने पास करवाया था, जहां 2 लाख मकान बनने हैं। उस स्लम स्पॉट को हटाया जाना है, लेकिन अडानी का बहाना लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया और कार्य पोपट वाला कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी और अडानी एक हैं। महाराष्ट्र का जो पैसा है विकास का, वो नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचा रहे हैं अडानी को देकर। तो वो टेंडर जो धारावी का था वो तो महाविकास आघाड़ी की सरकार में पास हुआ था, उद्धव ठाकरे ने ही अडानी ग्रुप को दिया था। तो इसमें नई बात कौन सी हो गई जो नरेंद्र मोदी का नाम अडानी के साथ जोड़ा गया? अडानी हो या अंबानी हो या कोई भी बड़ा ग्रुप हो हिंदुस्तान का, बिना बिजनेस के, बिना उद्योगपतियों के कोई भी देश चल नहीं सकता। तो क्या ये पप्पू को समझ में नहीं आता? क्या पप्पू ये चाहता है कि हमारे देश का उद्योगपति आगे ना बढ़े? विदेशी हाथों में ये कार्य दिए जाने चाहिए? इसका जवाब राहुल गांधी दे सकता है क्या? हमारे देश का उद्योगपति अगर स्लम स्पॉट को खत्म करता है, 2 लाख मकान बना कर देता है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें देश का पैसा देश के अंदर ही रहेगा और कई हजार लोगों को कार्य भी मिलेगा। जो पप्पू बार बार कहता है कि देश में बेरोजगारी हो गई है, तो ये तो निश्चित बात है कि इतनी बेरोजगारी हो गई है कि 3 बार चुनाव लड़ने के बाद भी राहुल गांधी सत्ता से कोसों दूर हैं।
कोसों दूर ही नहीं है। शायद अपने इस जन्म में वो प्रधानमंत्री का सुख भोग ना पाए। भले ही राहुल गांधी राजघराने में पैदा हुआ है, लेकिन उस राजघराने के व्यक्ति को सत्ता के बारे में तो पता है कि सत्ता क्या चीज होती है, लेकिन सत्ता पाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो राहुल गांधी नहीं जानता। अडानी से मोदी का संबंध है, अंबानी का मोदी से संबंध है, बड़े बड़े घरानों से मोदी का संबंध है। तो मोदी का संबंध नहीं है, देश की सरकार का संबंध है। और अडानी जब से कार्य कर रहे हैं, जब गुजरात में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल हुआ करते थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब से अंबानी ग्रुप कार्य कर रहा है। धीरू भाई अंबानी कांग्रेस के समय में ही पनपे हैं, तो इतनी नफरत राहुल गांधी उर्फ पप्पू को क्यों है? क्यों वो देश का भला नहीं चाहता? अगर कोई उद्योगपति बढ़ता है, देश में सड़कें बनती हैं, परिवहन के कार्य होते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं, तो इससे तो बेरोजगारी दूर होती है। लेकिन अफसोस, पप्पू की बेरोजगारी 2014 के बाद से लगातार जारी है। और पोस्टर लहराने का शौक, जो गली कूचों में लोग पोस्टर लगाया करते हैं, उसी तरह इसकी भाषा भी हो जाती है। उसी तरह ये पोस्टर लहराता है, जैसे कोई गली नुक्कड़ पर पोस्टर लेकर खड़ा हो जाता है। ये एलओपी का मतलब नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं में आते हैं, भले ही वो पोपट हों, पप्पू हों, लेकिन बड़े नेताओं में उनकी गिनती आज भी होती है। ये राहुल गांधी को शोभा नहीं देता, और देश के लोकसभा में विपक्ष के नेता को तो बिल्कुल नहीं देता। तो कांग्रेस के जो और नेता हैं, ऐसा लगता है शायद या तो राहुल गांधी उनकी सुनते नहीं हैं, या दूसरे नेता भी राहुल गांधी की श्रेणी में पोपट बनते जा रहे हैं। इसी तरह संसद में पोस्टर लेकर खड़े हो गए थे। ओम बिरला ने कितनी बार मना किया, हड़काना पड़ा ओम बिरला को, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, कि आप ऐसे पोस्टर सदन में नहीं लहरा सकते। लेकिन राहुल गांधी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जगह और सदन की भी जगह एक ही नजर आ रही थी। इन्हें तो पोस्टर लहराने हैं, तो भाई कांग्रेस के पोस्टर गली गली कूचे कूचे लहराओ, कौन मना कर रहा है? वहीं उद्धव ठाकरे, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, कल उनका वो सपना टूट गया। उन्होंने कल अपने बयान जारी कर दिए कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं हूं। और उन्होंने जो पूर्व के सीजीआई थे चंद्रचूड़ साहब, उनकी भर्त्सना की, उनकी आलोचना करी कि उनकी वजह से मेरे पक्ष में निर्णय नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में कमियां निकालने लगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई, जो अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो चाहते तो हमारे पक्ष में निर्णय आ सकता था, लेकिन उन्होंने टाल मटोली करी, मेरी पार्टी को टूटने दिया, मेरा चुनाव निशान छीन लिया, मेरी पार्टी का नाम भी छीन लिया। तो ये किस तरह की भाषा का प्रयोग एक पार्टी का नेता कर रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री कर रहा है। और कल तो उन्होंने अपने मुख से बयान भी दे दिया कि शायद मैं अब महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। तो अंदर खाने जो जमीनी रिपोर्ट है, उद्धव ठाकरे को मालूम पड़ गई है कि जिस वक्त बोर्ड की, जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की वो बात कर रहे थे, जनाब उद्धव ठाकरे बन गए हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के पुत्र। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से
जनाब उद्धव ठाकरे हो गए हैं। तो उद्धव ठाकरे को भी मालूम पड़ गया है, राहुल गांधी को भी जमीनी हकीकत पता लग गई है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अंदर जनसभाएं नहीं करी हैं ज्यादा, लेकिन जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था 18 नवंबर, अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। पवन खेड़ा उनके साथ होते हैं। कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में शरद पवार ही एक ऐसे नेता हैं जो ज्यादा शांति से कार्य कर रहे हैं। कल का दिन निर्णायक है, 23 नवंबर का दिन उससे भी बड़ा निर्णायक होगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी खुलेआम समर्थन कर रही है, उन लोगों का समर्थन कर रही है जिन्होंने 17 मांगे दी हैं, यानी मुस्लिमों का पूरा समर्थन कर रही है। 10% आरक्षण की बात कर रही है महाविकास अघाड़ी। और महाविकास अघाड़ी में कौन है? बाला साहब ठाकरे के पुत्र, ये भी समर्थन कर रहे हैं कि हम मुस्लिमों को 10% आरक्षण देंगे। तो महाविकास अघाड़ी मुस्लिमों के सहारे सत्ता में आना चाहती है। वहीं भाजपा ने जो अपना ट्रैक बदला है लोकसभा चुनावों के बाद, तो बाबा बुलडोजर, बटोगे तो कटोगे, पवन कल्याण जो सनातन का झंडा बुलंद किए हुए थे, उनको मैदान में उतारा गया। तो बड़े बड़े हिंदूवादी नेता, महायुति के नेता, महायुति में अजीत पवार का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन भाजपा और शिंदे कहीं ना कहीं हिंदू वोटों के द्वारे पहुंच गए हैं। और अंडर करंट जो चल रहा है, जो संत महात्माओं और आरएसएस ने बीड़ा उठाया है महायुति के लिए, भाजपा और शिंदे के लिए, कहीं ना कहीं महायुति बढ़त पर दिखाई दे रही है। लेकिन 23 नवंबर को इंतजार करना पड़ेगा, ऊंट किस तरफ बैठता है। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उद्धव ठाकरे के जो बयान आए हैं पिछले दिनों, कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।